नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला RMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं वीडियो 2018 के जो सॉल्व पेपर थे वो मैं करवा रहा हूं। आज हिंदी का 5वां पार्ट मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं, 4 पार्ट, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। और ये मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब उठना, चमकाना, गिराना और देना। तो इसमें से आपसे कहा गया प्रेरणार्थक क्रिया वो कहते हैं जैसे काटना, तो कटवाना, मतलब किसी को प्रेरणा देकर मोटिवेट करके दूसरे से कोई काम करवाना, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे गिरना यानी कि गिराना हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अव्यय। अव्यय में उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, कैसे? जैसे अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना हो और मतलब विकार ना हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है? विहग। विहग। और पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? विहंग भी होता है। पक्षी का पर्यायवाची विहंग भी होता है, द्विज भी होता है, अंडज भी होता है। ठीक है, अंडज भी होता है और पतंग भी होता है। ये सारे पर्यायवाची पक्षी के ही होते हैं। चिड़िया भी होता है। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? पक्षी के। जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम तो सरल हो जाएगा। जटिल मतलब हार्ड होता है, तो ये सिंपल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य है शब्द, तो जो देने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? दे, मतलब बी ऑप्शन। दिन, दीन शब्द युग का सही अर्थ बताइए। तो दिन का मतलब होता है दिवस, और दीन का मतलब, जैसे दीन का मतलब कहते जब कोई गांव घर में मांगने आता है तो कहते हैं कि दीन दुखी आया है, कुछ दे दो, यानी कि कोई गरीब आया है। यानी कि दिन का मतलब होता है आपका दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, यानी कि आपका ये ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अगर ये पहला नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूं फिर से, साहस। ये क्या है? साहस। ये क्या है? पुस्तक। ये क्या है? पुस्तक। ठीक, ये क्या है? अंबर। ये क्या है? अंबर। और ये आपका क्या है? बालक। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो अब दिखना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बालक, अंबर, पुस्तक, साहस, तो यानी कि अनेकार्थक का मतलब कि एक से अधिक अर्थ हो सके जिसके, तो अंबर सही होगा। अंबर आकाश को भी कहते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का मतलब पूज्य। पूज्य तो होता नहीं है। परीक्षा, परीक्षण या प्राण, ये नहीं होता है, तो परीक्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यही एक ऐसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द आपका ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो प्रमाणिक, प्रमाणिक आपका क्या है? अशुद्ध शब्द है। प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है। और प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्त, ये तीनों शब्द सही हैं। ये पूछा अशुद्ध है, तो इस बात को ध्यान रख करके हमें क्वेश्चन को करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक का प्रसर्ग। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो पैटर्न जरूर रिपीट होगा, यानी कि हम लोगों को याद करने के लिए आसान तरीका हो जाएगा। प्रसर्ग, प्रसर्ग का मतलब मैंने क्या बोला था? विभक्ति। अब विभक्ति क्या है? जैसे हमने आपसे बोला कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरीके से मैंने सारे बताए थे। तो अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है में या पर, तो यानी कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग ए, बी, सी और डी। अब आप बताइए, क्षमा की जाती है, घटना घटित होती है, क्षेत्र, रीति रिवाज। तो जो पुल्लिंग है तो क्षेत्र, तुम्हारा क्षेत्र क्या है? ठीक है, तुम्हारा क्षेत्र
क्या है, हमारा क्षेत्र अच्छा है। तो हमारा, हमारी, अच्छा, अच्छी, तुम्हारा, तुम्हारी, ऐसा अगर कुछ लगाने पे लिंग का भेद हमें पता चल जाता है। अब लिंग कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक पुरुष पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताइए। निम्नलिखित मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उस पर लिखा हुआ है तो केवल लिखना ही था। तो स्त्रीलिंग क्या है? तो दुख, लेख, स्पर्श। अब गरिमा तो नाम किसी लड़की का होता ही है, ये हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? प्रयोग बहुवचन में होता है, तो प्रयोग बहुवचन में होता है दर्शन का। और कुछ और चीजें होती हैं, चाकू जैसे होता है, चाकू को भी हम क्या कहते हैं? चाकू का प्रयोग मतलब बहुवचन चाकू ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूं। अगर जाता हूं तो प्रेजेंट है, वर्तमान में है। राम घर गया था, यानी कि भूतकाल तो है। फिर और भी हम देखें, हाँ, तो यही उदाहरण भूतकाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वह आ रहा है, ये भी वर्तमान है। वह पढ़े, पुस्तक पढ़ेगा, मतलब फ्यूचर यानी भविष्य की बात कर रहा है। निम्नलिखित में भाववाच्य है। भाववाच्य का मतलब होता है जो इमोशनल, अपने को फीलिंग हो रहा है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, मतलब मोहन असहाय हो रहा है, उसको ऐसा प्रतीत होता है। तो अगर ऐसा प्रतीत होता है, वो लग रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो आप लगा देंगे भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में मिश्रित वाक्य क्या होगा? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या होगा? हमने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, हाँ पूजा जाता है, लेकिन मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, तो यहाँ पे माता पिता आज्ञा मानता, ऐसे ही था। ठीक है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, मतलब कहने मिश्र वाक्य वह होता है जो एक वाक्य, मतलब दो वाक्य हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, जैसे वह क्या, जब सवेरा हुआ, मतलब जब सवेरा हुआ तब मैं उठकर बाहर गया, ऐसा कोई सेंटेंस। जब वह आया तब मैंने खाना खाया, ऐसा कुछ वाक्य आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध वाक्य बताना है, तो अशुद्ध वाक्य मैंने नहीं, मैं विद्यालय, मुझे विद्यालय जाना है। मुझे यहाँ लिख सकते थे, यहाँ ऑप्शन में होता मुझे, तो वो सही होता। ठीक है, मुझे विद्यालय जाना है, यानी कि मैंने, पहला ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध बताना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका देखो ये सिंबल हो जाएगा, ये ऐसा सिंबल दिख रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब ये वाला जो होता है, ये क्या होता है? विराम होता है। ये इसको हम विराम चिन्ह बोलते हैं, और इसको हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक, और इस वाले शब्द को जो एक पॉइंट और एक लगा हुआ है, इसको अर्धविराम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम चिन्ह। तो ये बात ध्यान रखिए, चार आपको चिन्ह, एक चिन्ह का मैं एक वीडियो लाके कर दूंगा, और एक बोली का लेकर के आऊंगा, जो अभी लास्ट क्वेश्चन है बोली पे, भाषा पे, मतलब तो इस चीज को हम देखेंगे। आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाने का मतलब कोई अचानक कोई ऐसी चीज हो जाना जो बड़ी समस्या कर दे, जैसे असंभव काम होना नहीं, बहुत शोर मचाना नहीं, चुगली करना नहीं, अचानक आफत आ पड़ना, मतलब कोई समस्या अचानक आ जाए, उसको हम बोलते हैं आसमान फट जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वावलंबी होने के, मतलब स्वावलंबी होने में के लिए सही मुहावरा होगा, तो आपका होगा पैरों पर खड़े होना, पैर पाँव बारा होना, पानी फेर देना, फूंक फूंक कर कदम रखना। तो ये आपका हो जाएगा पैरों पर खड़े होना। ठीक है दोस्तों, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इसका मतलब ये है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे हम, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, प्रभाव आप पर सही पड़ेगा, या लोगों का, समाज का आप पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने अगर अच्छा किया है तो लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर आपने अच्छा नहीं किया है तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फिर एक ये लोकोक्तियां थी, और ये भी लोकोक्तियां ही है। लाभ ही लाभ का लोकोक्तियां बताइए। लाभ ही लाभ का मतलब चारों तरफ से लाभ ही होना, जैसे पांचों उंगलियां घी में होना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा।
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होना, मतलब सभी लोग एक साथ एक जैसे नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हैं। नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब अगर किसी के ऊपर दया किया या किसी को मान लिया पैसा उधार दिया तो आप भूल जाइए कि हम उसको दिए थे, तभी आपकी उसकी बंदी रह पाएगी। नेकी और पूछ पूछ, मतलब कोई भी काम कदम फूंक फूंक कर रखना, मतलब सोच विचार कर करना, ऐसा भी कह सकते हो। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ के व्याख्या के साथ क्या कहलाता है? व्याख्यानुवाद। अगर शब्द का भाषा के साथ करता है तो शब्दानुवाद हो जाएगा, भाव अनुवाद और सारानुवाद, लेकिन यहाँ पे मूल पाठ की पूछा गया है तो इसलिए व्याख्यानुवाद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, उपभाषाएं 5 होती हैं, उपभाषाएं 5 होती हैं, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक बिहारी हिंदी, ठीक है। अब पहाड़ी जो ब्रज है हिंदी के किस उपभाषा के अंदर आता है? तो ये आता है आपका पश्चिमी के, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आती है। और इसमें कुछ और भी होती है, तो ये एक मतलब पूरा मैं चैप्टर जो है बोली भाषा पर ही लेकर के बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी प्रैक्टिस मतलब सॉल्व पेपर करवा रहा हूँ, तो अभी मैं इसी को लेकर चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।